Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है मिथोलॉजी मतलब झूठ की पढ़ाई, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई है उसका विज्ञान। हम लोगों ने अपने चैनल से, ट्विटर फीड के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रूव कर दी हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन सनातन सिविलाइजेशन है, एकेमिड, इस तरह जितने भी फैंसीफुल नाम है, सबका कोई ओरिजिनल नाम कुछ और था, वो हमने प्रूव किया है। पार्थियन सिविलाइजेशन भी। आज एक नए कॉन्सेप्ट को हम लोग डिबंक करने जा रहे हैं, वो है मॉडर्न आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल नेशन स्टेट्स, युद्धों का मुख्य कारण। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। नमस्ते एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार सभी सुनने वालों को, नमस्कार आदित्य जी को नमस्कार, और सत्योलॉजी चैनल से जुड़े सब लोगों को नमस्कार जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका प्रोत्साहन हर जगह पहुंचता है और उसकी वजह से चैनल को ज्यादा लोग देख भी रहे हैं। और 1 लाख पहुंचाया कि नहीं इन लोगों ने? अभी तक तो नहीं पहुंचाया, लेकिन पहुंच जाएगा शायद। हाँ, तो पहुंचाने वाले 3 महीना लेट है, तो मेरे टॉक्स भी उतने अब कम हो जाएंगे। जो लोग मेरी बात नहीं सुनते उनसे क्यों बात की जाए। सही बात है एक्चुअली। तो दर्शकों, तो बिफोर अब अप्रैल तक 1,15,000, ये 1 लाख टारगेट है, दिसंबर का था, और ये 3 महीनों का 5-5 हजार के हिसाब से 15,000। 15,000, 1,15,000 अप्रैल 30, दैट्स द टारगेट। हाँ, तो आप लोग याद रखिएगा इस नंबर को, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए चैनल के बारे में। अच्छा, आज हमको ये बताइए नेशन स्टेट्स के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। मैं हर जगह बोलता हूँ नेशन स्टेट्स इज ए प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको डिटेल में टच कर पाएंगे क्योंकि आपने इस पे रिसर्च किया है, और जो आपने टाइटल दिया है आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल नेशन स्टेट्स, दिखता ही है आजकल सारी प्रॉब्लम्स। तो हाउ डू यू वांट टू से, और मैं मैप से लोगों को दिखाता रहूंगा जब आप बता रही होंगी, भाई प्लीज। पूरी 20वीं शताब्दी और 21वीं में 23 साल तो बीत गया। ये युद्धों से भरी हुई शताब्दी है, और सबसे अधिक युद्ध कहाँ हुए हैं? जहां इलीगल नेशन स्टेट बने हैं। अब एक आसान सा उदाहरण मान लीजिए, 14 अगस्त 1947 को एक आर्टिफिशियल बाउंड्री नहीं खींची गई होती। वो रेडक्लिफ महोदय ने, वो माउंटबेटन ने, उस चर्चिल ने, उस गांधी, उस नेहरू ने अगर एक आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल इलीगल नेशन स्टेट पाकिस्तान नहीं बनाया होता, तो जो लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करने में मारे गए वो तो छोटी चीज है। जो बाकी दरिंदगी, नृशंसता हुई, क्या वो होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या 48 की लड़ाई होती? क्या 65 की लड़ाई होती? 71 की लड़ाई होती? 91 की लड़ाई होती? बांग्लादेश बनता? स्वयं बांग्लादेश नाम का आर्टिफिशियल नेशन स्टेट बना क्योंकि लाखों करोड़ों बांग्लादेशियों का निर्मम नृशंस हत्या हुआ। True. अगर अक्टूबर 1949 में एक आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल पीआरसी नहीं बनता, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो क्या जो तिब्बत में इतना व्यापक नरसंहार हुआ वो होता? बिल्कुल नहीं होता। और वो बना स्टालिन, रूजवेल्ट और ट्रूमैन के जालसाजी, बेवकूफी और नासमझी से। इसके भीतर और बहुत गहरे कारण है, उस पर धीरे धीरे। तो ये पीआरसी जो बना,
इसमें अक्टूबर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के माओ को वो हिस्से थमा दिए गए जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वहां तो चांग काई शेक लड़ाई कर रहा था ना जापान से, करेक्ट। ये कम्युनिस्ट तो लड़ नहीं रहे थे, और चांग काई शेक लड़ रहे थे इन कम्युनिस्टों से भी। तो जो पीआरसी नाम का आर्टिफिशियल नेशन स्टेट बना, इसमें जोड़ा गया आर्टिफिशियली मंगोलिया, मंचूरिया, बाद में सीक्योंग और बाद में तिब्बत। अगर ये नहीं होता तो 1962 की लड़ाई होती क्या, इतना व्यापक नरसंहार होता क्या, नहीं और होता। नहीं होता तो इतना भयंकर डिफेंस एक्सपेंडिचर होता क्या। धीरे धीरे अब कह रहे हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर किसका, इंडिया नाम के नेशन स्टेट का 15 अगस्त 1947 के बाद, और इंडिया भारत नामक राष्ट्र में जो एनिमी स्टेट क्रिएट किया गया। ध्यान दीजिए, पहले मैंने नेशन स्टेट कहा और अब मैं कह रही हूं राष्ट्र और स्टेट, अभी सबको डिफाइन कर रही हूं। तो भारत राष्ट्र में 14 अगस्त को एक एनिमी स्टेट क्रिएट किया गया, पाकिस्तान। तो यानी भारत में दो एनिमी स्टेट खड़े किए गए, भारत का एनिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत भी प्रिपरेशन कर रहा है, और भारत का ही दूसरा अंग जिसमें एक आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल रेजिम के को एक स्टेट का मालिक आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल जियोग्राफिकली वेग कंसेप्ट पाकिस्तान। आप इंटरनेशनल रिलेशन की पुस्तकें पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, बहसें सुनिए, तो क्या सुनेंगे, जियोग्राफिकली वेग पाकिस्तान। और फिर बांग्लादेश, कहीं ऐसा कोई देश पहले हुआ था कि एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा यहाँ। तो इसके कारण जो भारत देश है उसमें कितना भयंकर डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना भयंकर वॉर प्रिपरेशन हो रहा है। और ये सारा धन जो ये कहते हैं विकास डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, हम कहते हैं देश की सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य पर जो खर्च होना चाहिए वो खर्च हो रहा है। तिब्बत को जबरदस्ती उठा के चीन को देने का मतलब है भारत और चीन, यानी ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर पर भयंकर प्रिपरेशन। और आर्टिफिशियल जो नेशन स्टेट जब बनता है तो होता क्या है, उसका रेजीम ऑलवेज इनसिक्योर, क्योंकि नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बीच में आर्टिफिशियल बाउंड्रीज आ गई। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना वेरी एक्सपेंसिव, एक। दूसरा, ये जो आर्टिफिशियल रेजीम आया 20th सेंचुरी में, अभी ऐसे हम 50 आर्टिफिशियल इलीगल नेशन स्टेट्स की बात करेंगे, 50 से ज्यादा आया है 20वीं शताब्दी में। मैं 30, 40, 50 की चर्चा आज करने की कोशिश करूंगी, बाद में अगर कहेंगे तो और कर। मैं प्राइमरली यूरोप और एशिया की चर्चा आज कर। तो ये जो पीआरसी बना, जिसको कितने एब्सर्ड ढंग से चीन कह रहे, चीन को तो इस पीआरसी ने पीस दिया, इस कम्युनिस्ट पार्टी ने पीस दिया। मुझे ध्यान है आपके चैनल पर 3-4 टॉक हुए हैं चीन को लेकर, जहां तक मुझे याद आ रहा है yes. कि
इस माओ ने किस नृशंसता से चीनी लोगों को मारा है, तिब्बतियों को मारा, मंगोलों को मारा, मांचुओं को मारा, उइगरों को मारा, नहीं इतना नहीं, चीनियों को जो मारा, कब कब मारा, 2 का बता देते हैं। वो जो इनका है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसके बाद ये 1962 का वॉर है, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद है कल्चरल रेवोल्यूशन। लाखों लाखों करोड़ों लोगों को, लाख नहीं 100 लाख में 1 करोड़ होता है, ऐसे 100 लाख कितनी बार चीनी लोग मारे गए। बाकी जो मारे गए वो तो सब मिला के 100 लाख नहीं होंगे, 800 लाख तो चीनी मारे गए ना। क्यों मारे गए? ये जो कम्युनिस्ट रेजीम है, जो आर्टिफिशियल है, आर्बिट्रेरी है, इलीगल है, इसकी स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का तो कोई कारण ही नहीं है। ये सबके विरोध में लाई गई है, तो इंटरनल अशांति बहुत है, आंतरिक विरोध बहुत है, आंतरिक वैमनस्यता बहुत है। और ये रेजीम जहां जहां आई है, अभी हम 2 से शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना को ही देख लीजिए, लगातार रेजीम चेंज है। और अगर पीआरसी में रेजीम चेंज नहीं है, माओ को बने रखने के लिए न केवल व्यापक नरसंहार करना पड़ता है, वरन कम्युनिस्ट पार्टी में कितना भयंकर नृशंस मारकाट करना पड़ता है। इस पर एक टॉक हम लोग फिर कभी रख लेंगे। और ये जो पीआरसी आ रहा है, ये केवल भारत से नहीं उलझ रहा है, केवल तिब्बत से, केवल फीक्योंग से नहीं उलझ रहा है, ये किससे किससे उलझ रहा है? इसको बनाने वाले, इस भस्मासुर को खड़े करने वाले सोवियत रूस से तो सबसे पहले पंगा होगा, कोरिया से पंगा हो रहा है, जापान से पंगा हो रहा है। इसके बॉर्डर पर इसके आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल बॉर्डर पर जो 12, 15, 16, 17 स्टेट्स हैं, उन सब से पंगा। वियतनाम से हो रहा है, मलेशिया से हो रहा है, सब नाम देख लीजिए कौन कौन है। इसके अलावा उनसे भी झगड़ा हो रहा है जिससे इसका बॉर्डर नहीं है। मलय सागर को अचानक साउथ चाइना सी कह दिया गया। ये जो ट्रेडिशनल चाइना था और ये जो कम्युनिस्ट पीआरसी है, दोनों 2 एंटिटी है। इन दोनों एंटिटी का हाई सीज से तो कोई लेना नहीं देना। ये तो अपनी वांगो नदी में थोड़ा नाव वाव चला लेते। ब्लू सी जिसको कहते हैं, हाई सी जिसको कहते हैं, मैरीटाइम नेविगेशन जिसको कहते हैं, इसका लेना देना ना तो पीआरसी से था और न ट्रेडिशनल चाइना से था। एक बार जो हुआ था वो हुआ था मंगोल सनातन धर्मी चंगेज खान के पौत्र कुबलय खान ने जापान पर आक्रमण के लिए नौसेना बनाई थी, खत्म हो गई थी। और जेंघो का जो मिथ क्रिएट किया गया, उस पर भी मैं चाहूंगी एक चर्चा कभी हो जाए। और ये मिथ अचानक 20th सेंचुरी के आखिरी में शुरू किया गया था। तो इस आर्टिफिशियल रेजिम का झगड़ा ऑस्ट्रेलिया से भी हुआ, फिलीपींस से भी हुआ, जिससे इसकी कोई भी बाउंड्री जुड़ती नहीं है। क्यों? आर्टिफिशियल रेजिम को, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को बनाए रखने के लिए लगातार युद्धरत रहना पड़ेगा, या बंदर की तरह दांत निकोल के की करना पड़ेगा, एग्रेसिव पोस्चर में रहना पड़ेगा। अपनी आंतरिक कमजोरियों को छिपाने के लिए बेलिजरेंट मूड में
रहना पड़ेगा। तो आप कल्पना कीजिए कि 1949 के बाद पीआरसी नाम के आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी और इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अवैध, इलीगल नेशन स्टेट के कमजोर रेजीम को कितना खर्चा करना पड़ा डिफेंस पर। वो जिनसे जिनसे पंगा ले रहा है उनको कितना खर्चा करना पड़ा वॉर प्रिपरेशन पर। तो अभी हमने केवल 2 आर्टिफिशियल रेजिम की चर्चा की, पाकिस्तान और जिसको पीआरसी में ये क्या कहते हैं इनकी कम्युनिस्ट पार्टी को, अभी याद आ जाएगा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना हो गया, और इनकी जो वो है लाल सेना, पीपुल्स आर्मी ऑफ लिबरेशन, पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1947 के बाद, यानी 53 साल उधर और 23 साल इधर, इसके डिफेंस, यानी डिफेंस नहीं, डिफेंस तो गलत शब्द है, युद्ध खर्चे कैसे भयंकर हैं और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कितने विध्वंसक हैं, क्योंकि ये सारे आर्टिफिशियल नेशन स्टेट तो जा रहे हैं। जो इसमें एक चीज नहीं जोड़ा गया, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर इलीगल एंड देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट्स, जिनकी बाउंड्रीज अब बहुत जल्दी मेल्ट करने वाली। तो 2 से तो इतना बवाल हुआ, अब कुछ और आ जाइए। मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, यूरोप का जो मिडिल ईस्ट है और भारत का जो पश्चिम है, मिड वेस्ट, मिड वेस्ट नहीं, हमारा वेस्ट है, वेस्ट हमारा वेस्ट है पूरी तरह से। yes. यूरोप तो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, करेक्ट, अफ्रीका हमारा साउथ वेस्ट है, करेक्ट। तो जो उनका मिडिल ईस्ट है वो हमारा वेस्ट एशिया है। यहाँ आइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या उसके पहले किसी ने लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यमन, यमन 2 यमन, ओमान, ओमान 2 ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसमें 7 हैं, कतर, बहरीन वगैरह, कतर तो अलग है, कुवैत, ईरान, इराक, टर्की, कोई नाम सुना था कभी आप लोगों ने? 1850 के आसपास 1870 तक, यानी लेट 19th सेंचुरी तक यूरोप में किसी रोमानिया, किसी बल्गारिया, किसी पोलैंड, किसी हंगरी, किसी चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, पता नहीं कितने सारे नाम सुना था? नहीं सुना था। अब ये कथा जरा सा सुन लीजिए। 1870 में अचानक, 1870 की तारीख कैसे याद कर लीजिए, अपना 1857 याद कर लीजिए, उससे 13 साल जोड़ दीजिए 1870। अचानक यूरोप के बीचों बीच जर्मनी नाम का एक नेशन स्टेट उभर के खड़ा हो गया, या एक जर्मनी नाम का वेरिएबल आइडेंटिटी खड़ी हो गई, जिसका पिता कहते हैं बिस्मार्क को फादर ऑफ नेशन। यानी 1800, पिताजी के पहले तो पुत्र आएंगे नहीं, तो बिस्मार्क के पहले कोई जर्मनी थी ही नहीं भाई। 1870 में बिस्मार्क ने 10, 20, 50, 100, 200, 250, 300 नन्हे 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 टुकड़ों को जोड़ के कहा
ये जर्मनी नाम का नेशन स्टेट है। और फिर उसने कहा इस जर्मनी नेशन स्टेट के जो नागरिक पूर्ण लोग हैं, आप लोग चकराएंगे, अभी तो जर्मन की बात हो रही थी, अभी हूणों की बात होने लगी। हूण ही जर्मन कहे जाते हैं इनकी भाषा की विकृति से। कभी शैलेंद्र कुमार जी आएंगे तो ये पूरी व्युत्पत्ति बता देंगे, या मैं पुस्तक के सहारे बता दूं, मुझे ऐसे ही याद नहीं। तो उसने कहा कि साहब हमारे बहुत से लोग अभी बाहर छूट गए हैं, तो इस जर्मन नेशन स्टेट की बाउंड्रीज हैव टू एक्सपैंड। यानी नेशन स्टेट, या बल्कि एक चीज हम अच्छा की बाद में आते हैं। तो इसके कारण सो कॉल्ड इंग्लैंड और फ्रांस नाम के जो दो एंटिटी वहां थे, जो सो कॉल्ड यूरोपियन भाषाओं का कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म कर रहे थे, इनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। बनते बनते जर्मनी ने एक झपट्टा मारा फ्रांस पर, और शायद 2 दिन 5 दिन 7 दिन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जर्मन सेना बूट मार्च कर रही है, राजधानी के घरों में घुस रही है, ऑफिसों में घुस रही है, और पेरिस में फ्रेंच गवर्नमेंट जर्मन सेना के रहमो करम पे है। स्वाभाविक है, फ्रेंच लोगों को बहुत बुरा लगा, अपमान लगा वगैरह। और ध्यान कीजिए 1914 में पहली लड़ाई है, यानी इस नेशन स्टेट के उभरने के 44 साल के भीतर एक बड़ी यूरोपियन लड़ाई खड़ी हो गई, जिसको ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहते हैं। ये बाद में कहने लगे, पहले यूरोपियन वार ही कहते। तो इस जर्मनी ने कहा कि हमको तो भी एक्सपैंड करना है अपनी नेचुरल बाउंड्रीज के लिए। तो पहली बार नेशन स्टेट का कंसेप्ट जिससे निकला ये आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट, कुकुरमुत्तों की तरह। कुकुरमुत्ते को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? वो जो खाते हैं ना, मशरूम मशरूम मशरूम। तो बरसात में मशरूम पैदा हो जाते हैं, और कुकुरमुत्ते शब्द का अर्थ है, कुकुर मतलब डॉगीज ने, स्वान ने, कुत्तों ने पेशाब कर दिया, मूत दिया, तो उससे जो निकल, मतलब इतना खराब एक्सप्रेशन है ये। तो लिटरली जो वर्णन है यूरोपीय साहित्य में कि ये मशरूम की तरह निकल गए, जो निकल आए। अब ये जो जर्मनी है, ये अपने पड़ोसी, नीचे के पड़ोसी, साउथ ईस्टर्न पड़ोसी ओटोमन एम्पायर से दोस्ती कर रहा है। ओटोमन एम्पायर क्या है, विस्तार से बाद में बात करेंगे। तुरुस्कों का साम्राज्य, उस्मान नाम का इनका एक मुखिया है। उस्मान को उच्चारण उस्मान, उस्मानी एम्पायर नहीं कहते, ये ओटोमन एम्पायर कहते हैं। इनकी जीभ की समस्या है, इनके लेटर्स की समस्या है, इनके ध्वनि और लिपि की समस्या है, और सब समस्याओं का समुच्चय उस्मानी साम्राज्य को ओटोमन एम्पायर कहते हैं। तो स्वाभाविक है जर्मनी ओटोमन से दोस्ती कर रहा है, और ये सब मुसलमानों का खलीफा है। कौन? ओटोमन एम्पायर का मुखिया। उसको खलीफा कहते, राजा, रानी, किंग, क्वीन नहीं कहते। खलीफा का मतलब होता है मुखिया। अब ये जो इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड का भारत आने का जो रास्ता है, जिसको कहते हैं सी लेन, ये खतरे में आ गया। जर्मनी निकला, पड़ोसी से दोस्ती किया, इंग्लैंड का अस्तित्व खतरे में आ गया। जर्मनी तो
फ्रांस तो जर्मनी के उगते ही थप्पड़ खा गया और बहुत अपमानजनक थप्पड़ खाया। पेरिस में जर्मन आर्मी मार्च कर गई। इंग्लैंड का अस्तित्व क्यों खतरे में आया? सुएज कैनाल बन गया है 1866 में शायद। तो इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप, अटलांटिक के जो कोस्टल एंटिटीज थे, ये केप पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत और भारत के आगे जाते थे। अब ये नॉर्थ अटलांटिक से केप ऑफ जिब्राल्टर के माध्यम से मेडिटेरियन में घुसते हैं, सुएज कैनाल से रेड सी में घुसते हैं, रेड सी से निकलकर वो कौन सा रेड सी से निकलकर भारत आते हैं और भारत से आगे ईस्टर्न एशिया की तरफ जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाकी जो नए नाम है। तो ये जो ओटोमन एम्पायर है, ये इस पूरे मामले को देख रहा है। पूरा मामला क्या? ईस्टर्न मेडिटेरियन, सुएज कैनाल, रेड सी, और रेड सी के बाद जिसको जो सिंधु सागर है, जिसको उस समय ये फारस की खाड़ी कहते थे, आजकल अरब सागर कहते हैं। ये नामों के खिलवाड़ पर भी एक टॉक करेंगे, जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नॉमेनक्लेचर, एक दिन करेंगे। तो ये पूरा सी लेन खतरे में आ गया। तो इंग्लैंड ओटोमन से कह रहा है तुम जर्मनी से दोस्ती मत करो। जर्मन लोग ओटोमन एम्पायर के मिलिट्री को इक्विप कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ओटोमन कह रहा है भाई हम तो दोस्ती रखेंगे। खलीफा कह रहा है हम तो दोस्ती रखेंगे। और अपने खलीफा के खिलाफ सारे मियाँ लोग को खड़ा कर दिया। किसने? इंग्लैंड ने। कुरान के अनुसार इंग्लैंड और फ्रांस कौन है? काफिर लोग हैं। तो काफिर लोगों ने अपने खलीफा के खिलाफ मियाँ लोगों को खड़ा कर दिया। और इन मियाँ लोगों को खड़ा करते ही दुनिया भर के कुकुरमुत्ते की तरह देश निकल आई। पहली लड़ाई जो है 1914 से 1919 है। 1919 की लड़ाई खत्म होती है, 20 साल का इंटर वॉर पीरियड है। 39 से 45 दूसरी लड़ाई है। इस इंटर वॉर पीरियड में इंग्लैंड और फ्रांस वाले मिलकर, और मिलकर भी बहुत आदमी नहीं, दोनों तरफ से एक एक आदमी, एक तरफ से साइमन, एक तरफ से पिकॉट। साइमन पिकॉट वो ट्रीटी है, सीक्रेट ट्रीटी है, जो कहते हैं वो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनकी मीटिंग होती है कि जैसे ही लड़ाई खत्म होगा इस हिस्से को हम लोग आपस में बांट लेते। और क्या बांट लेते? ये टुकड़ा मेरा, वो टुकड़ा तुम्हारा, वो टुकड़ा तुम्हारा, और टुकड़ा किस आधार पर तय करते हैं? आपको ध्यान होगा ये वो समय है जब पेट्रोल मिल गया है। 1890 के आसपास बाकू में मिला है, फिर उधर उसके भी थोड़ा और पहले बाकू में मिला है, फिर बहुत जगह मिला है, यहाँ भी मिला है। अमेरिका का जो ड्राइव टू वेस्ट है वो गोल्ड के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ बहुत से तेल के कुएं मिले, या ड्रिल करने के बाद कुएं बने, तेल मिला है। तो फ्रांस और इंग्लैंड तय करते हैं कौन सा 5 कुआं मेरा, कौन सा 10 कुआं तेरा, कौन सा 15 कुआं मेरा, कौन सा 18 कुआं तेरा। और कुएं के लोकेशन के हिसाब से एक फैक्टर, दूसरा सी लेन के प्रोटेक्शन के हिसाब से दूसरा फैक्टर, और भी कई फैक्टर हैं। ये 2 मेन फैक्टर हैं। इन्होंने नेशन स्टेट, कैसे नेशन स्टेट? आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट क्रिएट कर। अब आइए हम लोग नेशन की परिभाषा और स्टेट की परिभाषा समझें। अभी कुछ समय पहले मैंने नाम का उच्चारण किया था, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और बहुत सा।
बहुत सारे नाम है। जो ये बाल्कन एरिया कहते हैं, बाल्कनाइजेशन, टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना, ईस्टर्न मेडिटेरियन के ऊपर वाला हिस्सा, इटली के पूरब वाला हिस्सा, और इटली के ऊपर वाला, पूरब वाला, और जर्मनी और ओटोमन एम्पायर के बीच वाला हिस्सा। तीनों ने, ये अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों ने कथा शुरू की कि भाई लोगों का एक झुंड एक नेशन होता है। तो कौन सा झुंड एक नेशन होता है? जिनकी भाषा एक है, जिनका इतिहास एक है, जिनके पूर्वज एक हैं, जिनके कस्टम्स एक हैं, जिनके रीति रिवाज एक हैं, जो एक प्रकार के चर्च को मानते हैं। चर्च के बहुत टुकड़े हो चुके थे 18th सेंचुरी तक ही, 50 तरह के चर्च हैं। तो जो किसी एक चर्च को मानते हो और भी बहुत सारी चीज दिए, वो एक नेशन है। और यानी मनुष्यों का एक समूह एक नेशन है, और इस नेशन का अपना एक स्टेट तो होना चाहिए। और इस आधार पर एक ग्रीस बन गया, एक मैकेडोनिया बना, एक रोमानिया बना, एक पोलैंड बना, एक चेकोस्लोवाकिया बना, 8, 10, 12 बन गए। और ये 12 टुकड़े इसी ओटोमन एम्पायर से निकल गए या निकाल दिए गए। ये आर्टिफिशियल नेशन स्टेट क्यों है? किसी भी एक स्टेट में एक नेशन तो नहीं था, 4-5 नेशन, और वो 4-5 नेशन 4-5 स्टेट में बटे हुए थे। तो खूनी लड़ाइयां, जेनोसाइड के लेवल तक की लड़ाइयां, हजारों लोगों को पैदल भूखा मार्च कराना कि तू यहां से छोड़ के वहां जा। 10 साल में नेशनल बाउंड्रीज का बदल जाना, क्योंकि कोई नेशन है नहीं, तो स्टेट की बाउंड्रीज का बदल जाना, स्त्रियों का रेप, बच्चों को मारना, गुलाम बनाकर बेचना, और जो बीभत्स नृशंसता हुई है उसकी चर्चा में आज नहीं। तो जो 1870 से नेशन स्टेट 1914 तक बने, ओटोमन्स को कमजोर करने के लिए और जर्मनी के चारों तरफ नन्हे नन्हे बफर स्टेट्स की माला, इन्होंने कहा एक पर्ल स्ट्रिंग हम खड़ा कर देंगे, मोतियों की एक माला, बफर स्टेट्स की एक माला, जिससे हम सुरक्षित रहे। तो 1870 से लेकर 1923 तक, जिसको ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, उसमें कितनी मौतें, कितने बलात्कार, कितने युद्ध, क्या क्या हुए हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। उस डिटेलिंग में मैं आज नहीं जा रही। और कितना बड़ा युद्ध का तैयारी, आर्मामेंट इंडस्ट्री पर कैसा भयंकर खर्चा, और कैसे मानवता का प्रकृति को घनघोर विनाश करने वाले विध्वंसक साजो सामान, जो आने वाले 25-50 साल तक दुनिया के संकट का कारण है। और ये जो प्रक्रिया ओटोमन एम्पायर के सो कॉल्ड ईस्टर्न यूरोपीय पोजेशंस के साथ हुई, वही प्रक्रिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मियाँ लोगों के साथ हो गई। एक लेबनान बना दिया, एक जॉर्डन बना दिया, एक सीरिया बना दिया, एक इजिप्ट बना दिया, और जो मूल अरेबिया था पैगंबर साहब का, हिजाज, मक्का, मदीना, तैफ, उसको कह दिया जी ये तो सऊद लोगों का अरेबिया है। पैगंबर साहब का अरेबिया नहीं कहा,
मोहम्मद अरेबिया भी नहीं कहा, पैगंबर अरेबिया भी नहीं कहा, कुरान अरेबिया भी नहीं कहा, मक्का मदीना अरेबिया भी नहीं कहा, हाशिम अरेबिया भी नहीं कहा, कुरैश अरेबिया भी नहीं कहा, इस्लामिक अरेबिया भी नहीं कहा। क्या कहा? सऊद अरेबिया। जैसे केडिया भारत, सत्संगी भारत या आदित्य भारत, ये तो बड़े दोनों नाम सुंदर थे, सत्संगी भारत भी और आदित्य भारत भी, सूर्य और भगवान का सन। सऊद इस सेंट्रल अरेबिया में नज्द का जो इलाका है, जहां राजधानी बनी रियाद, राजधानी मिड 20th सेंचुरी में बनी। अरे राजधानी मक्का बनाते, मदीना बनाते, जहां पर वो है ओएसिस है। रियाद तो जलते रेगिस्तान में है, जिसको रबल खाली कहते हैं। वहां के एक नन्हे से गांव का एक नन्हा सा आदमी है सऊद, जो एक वहाब नाम के आदमी को पैगंबर तुल्य मानता है, जिसको वहाबी रिलीजन कहते हैं, जिसको मक्का मदीना वाले शैतान कहते हैं, नॉन इस्लामिक कहते हैं। इन लोगों ने मक्का मदीना और करबला पर अनेक तोड़ फोड़ की, सऊद लोगों ने, वहाबी प्रभाव में, और इनको निकाल के बाहर किया गया, इनका कब्जा करा दिया गया, शैतानों का कब्जा करा दिया गया। मक्का मदीना वाले शैतान कहते हैं, मेरी भाषा नहीं, मैं तो इनको जानती भी नहीं, मैं तो जो अंग्रेजी किताब में पढ़ी हूँ वो आपको सुना रही हूँ। आप लोग स्वयं ये सारे तथ्य वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक सऊदी अरेबिया बता दिया, और इस सऊदी अरेबिया से सारे कोस्टल एरिया को बाहर रखा। दोनों यमन बाहर है, यमन भी दिखाई देगा जरा नीचे, रेड सी के पास, और नीचे और नीचे, ये जो नीला वाला रेड, अच्छा मेरी उंगली नहीं दिख रही है, हाँ ये जो पहला वाला दिख रहा है ब्लू लाइन, ये रेड सी है, और यहाँ टच कर रहा है, यही दोनों यमन है, यही हूती लोग लड़ाई कर रहे हैं। इससे आगे भारत की तरफ बढ़िए तो दोनों ओमान है, और जरा ऊपर की तरफ बढ़िए तो वो सऊदी नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। एमिरेट्स क्या है? सुई के डॉट 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 डॉट, कोई कतर है, कोई दोहा है, कोई दुबई है, डॉट डॉट डॉट, कोई कतर है, उसके ऊपर कुवैत है, उसके बाद इराक है, ईरान है, और बेचारे तुर्की को तो ये लोग अरब मानते ही नहीं है। जितने भी अरब ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मूल खलीफा उससे बाहर है। और ये काफिर इंग्लैंड और काफिर फ्रांस में, ज्यादा रोल इंग्लैंड का है, इन सारे मियाँ लोगों को अपने खलीफा के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या कह के कि भाई तू खलीफा तो तुरुस्क है, तुरुस्क सनातनी हिंदू, सेंट्रल एशिया से जाने वाले लोग, जिनको कामधेनु की पुत्री नंदिनी ने वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग में क्रोध में हुंकार से उत्पन्न किया था। तो ये बोले हम अरब लोगों को तुमने बहुत गुलाम बना के रखा, अब तुम्हारी गुलामी में हम नहीं रहेंगे। इन लोगों ने नहीं कहा, अंग्रेजों ने 5, 7, 10, 15 अधिकतम से कहलवाया, और ये भी नहीं पता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, ये सब लिखा पढ़ा हुआ है, कुछ चिट्ठियां हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल नेशन स्टेट बने, ये युद्धों का मुख्य कारण है। ये पूरा जो मिडिल ईस्ट इतना भयंकर अशांत है, इस अशांत होने का कारण है ये आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट, जो नेशन और स्टेट दोनों की परिभाषा को वॉयलेट करते हैं। उस परिभाषा को, जो परिभाषा इंग्लैंड, फ्रांस और बाद में जर्मनी और अमेरिका सबकी सहमति, इस सारे परिभाषा को वॉयलेट करते हैं।
लेबनान, सीरिया, जितने भी मैंने नाम लिए, किसी को भी उठा लो, किसी में एक नेशन के लोग नहीं है। एक नेशन मतलब बताया मैंने, शिया भी है, सुन्नी भी है, कुर्द भी है, अहमदिया भी है, बहावी भी है। न एक भाषा है, न एक पूर्वज है, न एक फिरके को मानते हैं। शिया अलग, सुन्नी अलग, और इनमें 72 है, शायद 72 हुरो जैसे, गला काट मारता है। एथनिसिटी का प्रॉब्लम है, इस पर शायद मैंने 3 भाषण किए थे, इस्लाम की समाप्ति की ओर, और उसमें मैंने एथनिसिटी, ट्राइबल और सेक्टेरियनिज्म की बात की थी। तो इनमें कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो किसी एक नेशन को रिप्रेजेंट करे, और इसलिए बार बार एथनिक क्लींजिंग का मामला इराक को उठा ली। इराक का जो पूरा नॉर्दर्न हिस्सा है वो कुर्द लोग हैं। कुर्द लोग इनके हिसाब से एक नेशन है, तो कुर्दों को टर्की में रखा, शायद थोड़े सीरिया में है, और ये इराक में है, और थोड़े ईरान में भी है। तो भाई अगर एक नेशन था तो तुम इनको एक स्टेट दे देते। एक स्टेट कैसे दे देते? इरादा इन काफिरों का इनको आपस में लड़वा के मरवाना था, कांस्टेंट अशांति रखना था। क्यों? इनके पेट्रोल को कमा के ले जाना था, अपना आर्मामेंट इंडस्ट्री का फालतू ऑब्सोलीट आर्मामेंट यहाँ बेच देना। लड़ाई के बाद जब सब तबाही हो तो उसके रिकंस्ट्रक्शन का ठेका अमेरिकी, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और भी देशों की एजेंसीज को देना था। तो आप कोई भी नेशन स्टेट उठाकर देख लीजिए, इनका जब से ये बने हैं तब से आज तक लगातार मार काट हो रहा है। और इस क्षेत्र का और सभी क्षेत्रों का जो सबसे कमाल का बात, पीपुल, एक प्रकार के पीपुल को नेशन का, इस पीपुल ने तो न नेशन की डिमांड की, न स्टेट की डिमांड की, न किसी एक नेशन, एक पीपुल होने का इनमें कोई भाव है। अपना गांव 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, इससे ज्यादा तो एक जगह है नहीं। आदमी इनको अपने गांव के बाहर दूसरे से आत्मीय भाव ही नहीं। ये सब लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है, फॉर वेरियस रीजन। एथनिसिटी बहुत बड़ी एक समस्या है। क्यों? ये पूरा क्षेत्र भी यूरोपियंस की तरह सेंट्रल एशिया से लगातार आने वाले शकों, हूणों, जिनका अलग अलग समय अलग अलग नाम दिया गया है, इनके द्वारा बसाया गया। तो अलग अलग कुलों के लोग अलग अलग जगह बसे हैं, जिनमें भीषण मार। तो न तो नेशन या स्टेट की डिमांड थी पीपुल की, और जो इंटर वॉर पीरियड में ये 12, 15, 18, 20 जो बनाए गए नन्हे नन्हे, इनका जो शासक बनाया गया वो भी उस क्षेत्र का नहीं था। हमने आप लोगों को इस्लाम की समाप्ति की ओर 1, 2, 3 एपिसोड किया था, उसमें बताया था हिजाज वाले मक्का के प्रीस्ट को कहा गया कि तू खलीफा के खिलाफ विद्रोह कर, तो हम अरब को मुक्त करके तुझे इसका शासक बना देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने मदद किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सऊदी को, जिसको वो शैतान मानते थे, अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बेटों को कहा, और 101 लोग और थे, उनको कहा इसको गेट आउट करो, तो हम तुम दोनों बेटों को 2 जगह का शासक बना देंगे। और जो 140 ग्रुप था, उन लोगों को कहा
कि तुम जो चाहते हो वो हम कर देंगे, तो उन्होंने कहा जी वो जो सऊद लोग हैं ये हमको मारे नहीं, और हमको मक्का का जो हज की आमदनी है वो हमारे पास रहने दे। ये है मियाँ लोगों का दीन के प्रति ईमान। तो ये इसका नाम शायद हुसैन था, मक्का के प्रीस्ट का। इसके 2 बेटों को, एक को पहले ट्रांसजोर्डन दिया, फिर वहां से भगाया गया तो इराक दिया, और दूसरे को शायद सीरिया दिया। एक फैजल था और एक का नाम मुझे नहीं याद है। तो जो शासक है वो इनवेरिएबली उस आर्टिफिशियल नेशन स्टेट के मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। इन अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों ने रेजीम जिसके हाथ में दी, शासन जिसके हाथ में दिया, वो कौन था? माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करता, आज तक चल रहा। माइनॉरिटी ग्रुप को मेजॉरिटी को कंट्रोल करना है। अलवी तो अलवी मार काट, कत्लेआम, बलात्कार, ये इराक वाले ने लोगों को कमरे में बंद करके पानी भर के बिजली का करंट डालना, मशीन गन से मरवा देना, टैंकों से मरवा देना, हवाई जहाज से बम्बार्डमेंट करके अपने सिटीजन्स को मरवा देना, मस्टर्ड गैस से मरवा देना। जितने मियाँ लोगों ने 20वीं और अभी 21वीं शताब्दी 125 साल में मियाँ काटे हैं, उसका तो एक फ्रैक्शन भी नॉन मियाँ नहीं काटा है। कारण ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक और मुशरिक हैं, इसलिए कुरान के अनुसार काफिर हैं और जालिम हैं, काफिर और जालिम हैं। तो ये जो अभी ब्रीफ में 47 मिनट हो गया, मैं लगातार बोलती चली गई, आदित्य जी कुछ पूछे नहीं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें इतना पेट्रोल मिला, उस पेट्रोल को लूटने के लिए, सी लेन को फ्री करने के लिए और कांस्टेंट कंट्रोल करने के लिए, और भी कई कारण है, उस पर आज चर्चा नहीं कर रही हूँ। आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट बने जो अब जा रहे हैं। मैं लगातार बोल गई आदित्य जी, क्षमा प्रार्थी। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोल रहे थे, और मुझे कोई इंटरप्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी नहीं था मेरे पास। एक्चुअली एक पॉइंट आता है कि अगर आप अमेरिका को देखें या साउथ अमेरिका को देखें, वहां भी यही प्रॉब्लम है। इसको हम लोग पार्ट 2 में ना, कवर करते हैं। सेम प्रॉब्लम है वहां पर भी, पूरी दुनिया रैंडमली। में है। पूरा साउथ अमेरिका का कल्चर एक ही है, पेरू से चलता है। आप कहेंगे तो मैं इस टॉक को एक और आगे बढ़ा लूंगी। हाँ, एक और करिए इस पे, जो उस पे हम क्योंकि ना तो साउथ मैंने यूरोप की बात की, ना साउथ, ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत रसा, ये जो 6 बड़े नेशन स्टेट है, इनकी तो मैंने चर्चा ही नहीं की। हाँ बिल्कुल, वो जरूरी है और जो क्योंकि अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में हुआ, उसकी भी चर्चा नहीं कर पाई। हाँ, वो एरियाज भी कवर करना जरूरी है कि वहां भी यही प्रॉब्लम है। रशिया, एक और कर लेंगे, एक और करते हैं इसमें, क्योंकि रशिया इतना बड़ा देश लोग समझते हैं, एक्चुअल मैप में देखें तो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ से बहुत दिखता है बड़ा है मैप में, लेकिन उसके अंदर भी सेम वो भी प्रॉब्लम है। आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है, बिल्कुल बिल्कुल, 20वीं शताब्दी का। 20वीं शताब्दी का। और ये आप लोग के जीवन काल में ये सब क्षेत्र वापस भरत भूमि जम्बू द्वीप के अंतर्गत, भारतीय चक्रवर्ती शासकों के अंतर्गत आ रहा है। धीरे धीरे आ ही रहा है, दिख ही रहा है, इन्फ्लुएंस दिख ही रहा है। क्योंकि भारत की समस्त भूमि को, मतलब विशाल भूमि को, ये 2 कम्युनिस्ट रेजीम को हैंडओवर कराया गया नेहरू से, और अगर 1947 के बाद किसी भी भूमि पर क्लेम नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। ये कम्युनिस्ट अगर क्लेम किया गया होता तो तिब्बत आज भारत में होता,
बर्मा भारत में तो होता है। बल्कि एक तीसरा भाषण कर लेंगे, नैसर्गिक राष्ट्र भारत, करेक्ट। इसी के कंटिन्यूएशन में, ठीक है, ये दो करके फिर कि जब तीसरा होगा। नैसर्गिक स्वाभाविक राष्ट्र होते हैं तो युद्ध नहीं होते, तब बिल्कुल वीरता होती है, करेक्ट करेक्ट। तब प्रजाजन की वीरता उद्घाटित होती है, उनका नाश नहीं होता। बिल्कुल। और और वीर भाव उत्साह, आनंद और ओज का जनक होता है। इसका और इसका ये कोरिलेशन मार्काट तो इसका कोरिलेशन चर्च की मानसिकता से भी है। न्यूक्लियर फैमिली, हाँ, हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज डिवाइड हुई हैं इन सब आर्टिफिशियल नेशन स्टेट की वजह से। जो जॉइंट फैमिलीज थी, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, तो डिवाइड हुई हैं। हाँ, 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 उससे कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, हाँ, तो वो भी हाँ, हुआ है। एक्चुअली दिस इज द मेन, बहुत वो भी सारे एक। हैं। मैं एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा बोल पाऊंगी। नहीं, इस पे तो बहुत हम लोग बात इस पे तो ये कितने भी शोज हो मैंने चुके हैं। अति संक्षेप में बताया है। बिल्कुल। एक्चुअली इसको सुनकर ही आई थिंक पीपल आर गोइंग टू थिंक मोर, कि डीपली मोर सोचेंगे भी कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल हियर एनालिसिस बट दे डोंट नो द बैकग्राउंड। तो आज आपने बैकग्राउंड दिया है, तो आई थिंक द एनालिसिस विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस। इसलिए मैं नक्शे भी तो दिखा रहा था यदि कंटिन्यू। संसार में युद्धों को कम करना है, युद्ध सामग्री को कम करना है, और उस साधनों को सो कॉल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में लगाना है, तो 20वीं शताब्दी और लेट 19th में गोरों ने ये जो लाइनें खींची है, इनको देखना और मिटाना होगा। भारत अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर ले तो क्यों सेना की आवश्यकता है? सेनाओं की आवश्यकता तब भी रहेगी, क्योंकि जब दशरथ महाराज राज करते थे तब भी सेनाएं बहुत बड़ी थी, भारत की बहुत बड़ी वो सेनाएं थी। दूसरी सेनाएं थी, वो कंटक शोधन की सेनाएं थी, धर्म के विस्तार की सेनाएं थी, और धर्म को बनाए रखने की सेनाएं थी। वैसी सेना अभी चाहिए तो होंगी। घर में झगड़ा हो रहा है, करेक्ट। और हमको वैसे ही अधर्म सेना फैल रहा है, चल पाप रहा फैल रहा है। है। दोनों भारतीय सेना सेनाओं का प्रयोजन एकदम भिन्न है, और प्रयोजन भिन्न है तो स्वरूप भी भिन्न है। बिल्कुल कंटक शोधन सेनाएं चाहिए, जो अधर्म का नाश करें, सनातन धर्म की स्थापना करें, उसी प्रकार की सेनाएं चाहिए। तब धर्म युद्ध होते थे, अब तो पाप का बीभत्स नाच होता है। हाँ, देख ही सकते हैं, हम लोग देख ही सकते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं और लोग अभी भी डॉलर गिन रहे हैं, पैसा गिन रहे हैं। युद्ध में बलात्कार नहीं होते थे, कुछ सही बात है। युद्ध में शरणार्थी समस्या नहीं होती थी, युद्ध में लोगों को भूखे नहीं मारा जाता था, आजकल तो नागरिकों हंगर। पर से कोई लेना देना नहीं था, युद्ध सैनिकों के बीच होता था, जमीन आसमान का फर्क। नहीं, आजकल तो युद्ध अभी का हम स्तर एक भी। शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सेना और युद्ध, लेकिन वस्तुतः शायद दो शब्द होने चाहिए। नहीं, एक्चुअली ये जो वायलेंस जो दिखती है आजकल, और यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे सारे ये इलीगल आर्बिट्रेरी नेशन, आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल नेशन स्टेट्स, पार्ट ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल नेशन स्टेट्स का यूनाइटेड है, का यूनाइटेड है। तो वो और भी इलीगल हो गया। वो भी इलीगल हो गया, बिकॉज ये भी इलीगल है, वो भी इलीगल है। और आज तो अमेरिका ने वापस अपनी पुरानी चाल खेल लिया, इसराइल को छोड़ दिया। वो भी किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, इसराइल के अगेंस्ट वोट किया, मतलब एब्सटेन किया वोट से। तो अभी इसराइल के ऊपर सीज फायर का यूनाइटेड नेशंस के थ्रू चाबी चला रहे हैं, शायद वो चलेगा नहीं। एक्चुअली पिछला शो लोगों को देखना चाहिए, आपने उससे बात की थी अनडिवाइडेड इसराइल की। दैट इज अ वेरी इंस्ट्रक्टिव शो, वेरी इंस्ट्रक्टिव, जो आपने बात किया था लास्ट शो में।
वेरी इंस्ट्रक्टिव शो है वो, दर्शकों को बहुत आनंद आएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टुडेस पॉलिटिक्स इन मिडिल ईस्ट, क्योंकि अगर इतिहास मालूम नहीं है तो आज की पॉलिटिक्स समझ में आने वाली बिल्कुल नहीं है। एक मेरा एक क्वेश्चन आता है, आजकल जो एक नया प्रोपेगेंडा चला है, नेशनलिज्म इज बैड, पेट्रियटिज्म इज गुड। तो ये नेशनलिज्म भी वही हुआ, नेशन स्टेट्स, अगर ये नेशनलिज्म का मीनिंग है कि जो ओरिजिनल नेशंस जिनको दबाया गया था अमेरिका में, कहीं वो वापस अपनी जमीन ना मांग ले, इसलिए नेशनलिज्म इज बैड। और आर्टिफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर तो झंडे की आर्टिफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके उसके लिए लॉयल्टी इज कॉल्ड पेट्रियटिज्म। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि सारा मामला आर्टिफिशियल है, तो इस आर्टिफिशियलिटी को मेंटेन करने के लिए दुनिया भर के आर्टिफिशियल झील झटके मुहावरे नारे ये तो देना ही पड़ेगा ना। आज ये आया है, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ आएगा, लेकिन ये पुनः सत्य का उन्मेष और स्वाभाविक दशा बैलेंस आ रहा है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच टुडे आपको शेयर करने के लिए ना। अब इसका एक और शो बन गया है, पीपल शुड वॉच द नेक्स्ट शो ऑल्सो, जिसमें हम यूरोप, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, उनको ओरिजिनल नामों से, हूण जो होते हैं ना, हूण, हूण जर्मन रेसी को ही बोलते हैं, हूण इंजीनियर्स है, पुलिंद पुलिंद बोलते हैं यवनों को। नैसर्गिक राष्ट्र भारत। हाँ, ओके, तो कुल मिला के तीन आज का पहला, दूसरा, तीसरा, और अभी पिछले वाले का दूसरा बाकी है, तो वो हमको करना है, कंप्लीट करना है। हाँ, वो करते हैं इसके बाद। ठीक, थैंक यू। नैसर्गिक राष्ट्र भारत कर लेंगे तब चंगेज खान, कुबलाई खान की बात करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो नैसर्गिक सम्राट है। हाँ। नैसर्गिक मतलब ओरिजिनल, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द जमीन से, नेचुरल नैसर्गिक, स्वाभाविक। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कुसुमलता जी। फॉर व्यूअर्स, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। उन्होंने टारगेट आपको दे दिया है कुसुमलता जी ने, 1,15,000 अप्रैल तक। ये मार्च 31 तक का टारगेट है जो अप्रैल में पूरा करना है। अगर आप चाहते हैं तो बहुत नई नई बातें बताऊं तो आपका ये टैक्स है। ठीक, सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, एंड देन वी विल मेक इट बिगर, इवन बिगर, बेटर प्रोग्राम्स। नमस्ते एंड थैंक यू। जय जगन्नाथ।